कक्षा 10 का अध्याय है। अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियात्मक समीकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियात्मक समीकरण क्या चीज़ होती है, इसको विस्तार से हम समझेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे, सभी टॉपिक के बारे में बता देते हैं। पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी परिवर्तनों के समझेंगे। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें, और एक है रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और उसको कैसे संतुलित किया जाता है। इसके बारे में समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचाने, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। और अभी यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन देखते हैं कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी उसके गुण और संगठन में यदि परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये हम कह सकते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण देखेंगे, जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है, या लोहे की कील पर जंग लगना, भोजन का पकना, और हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। याद रखो, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है ना, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ ही बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रेक्षण क्या क्या चीज़ है, कैसा पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, हम इन चार में से कोई ही बदलाव देख सकते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और गैस का निष्कास और उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। ये चीज़ हम देख सकते हैं, यानी कि हम इन चार में से कोई भी बदलाव देख सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या चीज़ होती है। देखो, कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस या रासायनिक चीज़ें होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसको शब्दों में लिखना बड़ा लंबा हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। इसको शब्दों के रूप में, शब्द समीकरण में लिखना, ये सबसे सरल तरीका होता है। इसको सबसे छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में इसको लिखते हैं। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो संयोग हुआ है और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें एक तरफ अभिकारक होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, यानी कि रिएक्टेंस, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ये LHS की तरफ लिखे जाते हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट, अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ RHS, तीर अभिक्रिया की दिशा दिखाते हैं। तो अभिक्रिया और एक तरफ उत्पाद होता है, बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अब रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ Mg+O2 है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम को तो Mg से और ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, दोनों का संयोग हुआ, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसको लिखें MgO। इस तरह के समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह समीकरण असंतुलित है, क्योंकि तीर के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 अंक है। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे हम, लेकिन मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 मैग्नीशियम के आगे लगा देंगे। इस प्रकार इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हमेशा चेक करो कि LHS के परमाणु और RHS के परमाणु दोनों समान होने चाहिए। LHS के परमाणु बराबर RHS के परमाणु, ये दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक नियम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। इसका मतलब है अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अब समीकरण संतुलित करना कैसे संतुलित करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि से। तो उदाहरण के लिए आयरन और ये जल है, इन दोनों को Fe3O4 + H2 प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना देंगे। देखो, इधर ही बॉक्स बना दिया, इधर ही बॉक्स बना दिया, इधर ही बॉक्स बना दिया, इधर ही बॉक्स बना देगा। तो पहले चरण में तो हम क्या करेंगे, जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों के चारों ओर क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, और फिर चारों ओर बॉक्स बना देंगे। फिर परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो,
LHS में कितने परमाणु हैं और RHS में परमाणु की सूची बनाएंगे। इधर तत्वों के नाम लिखेंगे, आयरन, H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर अभिकारक LHS में परमाणु की संख्या, यहाँ पर उत्पाद में परमाणु की संख्या लिख देंगे। अभिकारक में आयरन पे एक ही परमाणु है तो यहाँ पर एक लिखेंगे, और इधर आयरन पे 3 परमाणु है, देखो यहाँ पर 3 परमाणु है तो 3 लिख देंगे। इसी प्रकार इधर हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन में 2 परमाणु, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन में इधर एक ही परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 परमाणु है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इस प्रकार से परमाणु की संख्या को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, चरण नंबर 3 में आएंगे। तो चरण नंबर 3 में सबसे बड़े यौगिक से शुरू करेंगे। अब सबसे बड़े यौगिक शुरू करने का मतलब है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक Fe3O4 को चुनेंगे। इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनेंगे। सबसे अधिक परमाणु तत्व कौन में, ऑक्सीजन में है। तो पहले हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। तो RHS में 4 ऑक्सीजन है तो LHS में H2O के आगे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर से बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में 4 तत्व हैं या 4 परमाणु हैं, यहाँ पर देखो। तो ये ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे। लेकिन जैसे 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, इसको 4, अब इसको 8 करने के लिए यहाँ पर इसको 4 लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणांक हमेशा सूत्र के सामने लगाते हैं, क्योंकि H2O4 या H2O4 लिखना गलत है ना, तो सूत्र के आगे लगा देते हैं, बॉक्स के आगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ऑक्सीजन परमाणु के LHS में 4 हो गए और RHS में भी 4 संतुलित हो गए। अब क्या हुआ कि चरण 4 में हम जो 5 बाकी तत्वों को संतुलित करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, हाइड्रोजन और आयरन की बारी। तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो LHS में हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 8, है ना, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो गए। अब लेकिन RHS में H2 के आगे 4 लगाएंगे तब जाके कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पर तो 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 करने के लिए यहाँ पर 4 और लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लगाएंगे तब ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आयरन Fe को संतुलित करेंगे। अब आयरन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर परमाणु की संख्या देखेंगे, आयरन की 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 3 और लगा देंगे इसके आगे। तो हम क्या करेंगे, RHS में 3 आयरन है और LHS में आयरन के आगे 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर आयरन के आगे 3 लगा दिया, देखो यहाँ पर 3 लगा दिया। तो चरण नंबर 6 में 7 अंतिम जांच और भौतिक अवस्थाएं लिख देंगे। तो चरण नंबर 6 में क्या करेंगे, अंतिम जांच करेंगे। LHS में 3, RHS में 3 हो गए भाई। LHS में हाइड्रोजन के 8 और RHS में हाइड्रोजन के 8 हो गए। ऑक्सीजन के LHS में 4, RHS में 4 हो गए। ये जांच कर लेंगे फिर बाद में। और समीकरण अब संतुलित है। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं लिख देंगे जिस रूप में ये है। जैसे भौतिक अवस्था के संकेत का मतलब होता है, भौतिक अवस्था के संकेत का मतलब ये होता है, जैसे भौतिक अवस्था के संकेत का मतलब यहाँ पर एक बार फिर से हम देखेंगे। ये देखो पलट गया पेज। अब भौतिक अवस्था के संकेत में आएंगे, 4-5 हमने देख लिया था। भौतिक अवस्था के संकेत देखिए, ठोस के लिए जो हम प्रयोग करेंगे तो ठोस के लिए हम S का प्रयोग करेंगे सॉलिड, और द्रव के लिए L का प्रयोग करेंगे लिक्विड, और गैस के लिए G का प्रयोग करेंगे। यदि जलीय विलयन है तो उसमें AQ का प्रयोग करेंगे। तो ठोस के लिए तो S सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड के लिए द्रव L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे। और जलीय विलयन यदि हम लेंगे जलीय विलयन तो उसमें AQ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार की इसकी फिजिकल जो स्टेट है यानी भौतिक अवस्थाएं हैं वो हम लिख सकते हैं। ध्यान दें, H2O गैस का अर्थ है कि जल वाष्प के रूप में उपयोग होगा। अंतिम समीकरण देखेंगे कि आयरन के 3 परमाणु लिख देंगे तो आयरन ठोस अवस्था है तो इसमें S लगा देंगे यानी आयरन सॉलिड हो जाएगा। ऐसे H2O गैस अवस्था में रहेगा, जल वाष्प के रूप में रहेगा तो इसमें गैस लगा देंगे। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड जो बनेगा ये सॉलिड इसलिए में S लगाएंगे, और जो हाइड्रोजन वो गैस अवस्था में तो इसलिए यहाँ पर G का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समीकरण को जो हम लिखते हैं, समीकरण को और सूचनापूर्ण बनाना। अब समीकरण को और सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो तीर के निशान पर हम उसके ताप को भी लिख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर इसको गर्म किया गया है। तो जैसे यहाँ पर CO और यहाँ पर H2 है तो इनको गर्म 340 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है तो CH3OH बन गया जो कि एक लिक्विड है। इस प्रकार से उदाहरण के लिए 2 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें सूर्य के प्रकाश को ऊपर लिख देते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ तो क्लोरोफिल तीर के निशान के नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था भी इसमें लिखी जाती है, यानी कि और भी इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो देखो जो लिक्विड है उसमें L लिखेंगे, सॉलिड S लिखेंगे और यदि जलीय विलयन है तो AQ के रूप में लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो पहले तो हम होते हैं संयोजन अभिक्रिया, 1 नंबर की संयोजन अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और इसके बाद में वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, और इसमें आती है ऊष्मीय वियोजन, और ऊष्मीय वियोजन में लेड नाइट्रेट का बताएंगे। अन्य वियोजन अभिक्रिया भी यहाँ पर देखेंगे। फिर तीसरे नंबर की आती है विस्थापन। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और एक तीसरे नंबर की होती है विस्थापन अभिक्रिया। 3 प्रकार की, और चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 4 प्रकार की, और एक होती है उपापचयन अपचयन अभिक्रिया। तो एक तो हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी हमने देखी द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन और अपचयन का ही एक रूप है। दैनिक जीवन में उपचयन के हम प्रभाव पड़ेंगे, इस प्रकार से हम इन अभिक्रियाओं को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लिखा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को लिखना, इस प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं।